सिलेबस एक हो सकता है लेकिन प्रकृति एक नहीं हो सकती है। सिर्फ आपके बच्चे नहीं पढ़ाई करते, आप जिस प्रकृति में रहते हो, जिन आबो हवाओं के संपर्क में रहते हो, जिस जल को आप पीते हो, जिस धरती पे आप चलते हो, जैसे वातावरण में आप रहते हो, आपका मनोभाव बदल जाता है। साइंस में कहते हैं इंसान का जो न्यूरॉन्स होता है वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है समाज से और अंदर ट्रांसमिट करता है ब्रेन के माध्यम से, और इंसान का संस्कार अच्छा या बुरा बन जाता है। यानी जैसा न्यूरॉन होगा वैसा ही उसकी गतिविधि होगी, और लंबे समय तक कोई गतिविधि होगी तो वैसा ही इंसान का व्यक्तित्व बन जाएगा। अभी स्टेज पे एक अभिभावक आए थे जिनके बेटे का नाम सचिन पाल है। सचिन पाल जैसे बच्चे बने ये सभी माता पिता चाहते हैं। मेरा बच्चा होनहार हो जाए ये सभी माता पिता चाहते हैं। मेरा बच्चा अव्वल दर्जे का हो, मेरे बच्चे का मार्कशीट बहुत अच्छा हो, उसकी मार्किंग बहुत अच्छी हो, उसके रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। I think every parents is willing to just have such kind of result. सभी को चाहिए, लेकिन सबसे पहला प्रश्न बनता है सचिन पाल आखिर सचिन पाल बना कैसे? सचिन पाल के पीछे एक जो कहानी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी उस पिता की है, कहानी उस मिल्कमैन की है जो दूध बेचकर अपने बेटे को पाल रहा है और पढ़ा रहा है। सचिन पाल को पता है कि कितने मुश्किलों से मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए, मेरे स्कूल की किताबों के लिए, या स्कूल के फीस के लिए, या हॉस्टल के लिए पैसे आते हैं, कितनी मुश्किलों से। ये सचिन पाल को पता है। पता है कि मेरा पिता कैसा संघर्ष करता है चिलचिलाती धूप में और कड़कड़ाती ठंड में। जब हंडियां जम जाने वाली होती है उस समय भी सुबह में वो निकलता होगा दूध सप्लाई करने के लिए। वो बारिश हो, वो गर्मी हो, बरसात हो, सभी में हमेशा ही सक्रिय रहता होगा ताकि घर का चूल्हा जलते रहे, घर की रोजी रोटी चलती रहे, और बच्चे के लिए, स्कूल के लिए उसके वस्त्र आते रहे और किताबें आते रही। ये जो कहानी है ना, सचिन पाल ऐसे नहीं बनता कोई बच्चा जब तक पिता का योगदान इस कदर ना हो। यानी अकेले अगर कोई कहे कि सचिन पाल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ये कहना बेईमानी होगी, क्योंकि यहाँ पिता का भी योगदान है। पिता खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने अपने कर्म से, अपनी भावनाओं से, जैसा अनुभव कृष्ण जी ने बताया मुझे कि वो पिता हमेशा चिंतित रहता है और बार बार आकर इनसे पूछता है कि मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है, क्या कोई कमी तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी किताब जो उसे पढ़नी चाहिए, अगर मुझे नहीं पता तो आप मुझे बता दो, मैं खरीद के लाऊंगा कैसे भी करके। तो जब एक पिता इस कदर चिंताग्रस्त रहता है अपने बेटे को बेहतर बनाने के लिए, तो निश्चित तौर से वो जो भावनाएं हैं पिता के हृदय में वो पुत्र तक पहुंच जाती है, जिसके कारण से सचिन पाल एक खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बनता है। यहाँ जो आज का विषय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गांव और शहर, शिक्षा और आपका दृष्टिकोण। सबसे बड़ी बात है कि आखिर गांव की पढ़ाई में और शहर की पढ़ाई में अंतर क्या है। अनुज राय जी ने बताया कि सिलेबस वही है, जो बहुत गहरा अंतर है पढ़ने वाले में। वो पढ़ कौन रहा है, वो छात्र कैसा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ आपके बच्चे नहीं पढ़ाई करते, आप जिस प्रकृति में रहते हो, जिन आबो हवाओं के संपर्क में रहते हो, जिस जल को आप पीते हो, जिस धरती पे आप चलते हो, जैसे वातावरण में आप रहते हो, आपका मनोभाव बदल जाता है। साइंस में कहते हैं इंसान का जो न्यूरॉन्स होता है
वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है समाज से और अंदर ट्रांसमिट करता है ब्रेन के माध्यम से, और इंसान का संस्कार अच्छा या बुरा बन जाता है। यानी जैसा न्यूरॉन होगा वैसा ही उसकी गतिविधि होगी, और लंबे समय तक कोई गतिविधि होगी तो वैसा ही इंसान का व्यक्तित्व बन जाएगा। आप जरा सोचिए, आप दिल्ली गए होंगे, आप मुंबई गए होंगे, आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में गए होंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शहरों में भी रहने का और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने का। जब मैं दिल्ली में था मुझे पता था प्राणायाम करने के फायदे कितने होते हैं, ये मुझे पता था, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। ऐसा नहीं कि समय की कमी थी, इसलिए नहीं कर पाता था कि लंबी गहरी सांस लूंगा तो वही धुआं अंदर जाएगा, घुटन होगी। जब ऑक्सीजन प्योर नहीं है तो सांस लेकर भी अपने फेफड़ों में कचरा भरने से होगा क्या। सांसों का असर ऐसा होता है कि एक जगह की बात है, अमेरिका के एक बहुत बड़े अच्छे शहर, पॉश एरिया जिसको कहते हैं हाईली क्वालिफाइड एरिया की बात है, वहां अचानक क्राइम रेट बढ़ने लगा था। वहां के पुलिस स्टेशन में क्राइम रेट जब बढ़ने लगा था तो वहां के प्रशासन के लोग परेशान हो गए कि जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले के लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, सभ्य लोग हैं, वहां पे क्राइम क्यों बढ़ रहा है, लोगों के बीच में लड़ाइयां क्यों शुरू हो गई। तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था एक फैक्ट्री लगाने के लिए। वहां एक फैक्ट्री लग गई और उस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता था, उस धुएं के कारण से वहां एयर पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया। एयर पॉल्यूशन जब बढ़ा तो वहां के सभ्य पढ़े लिखे लोग जो उस कॉलोनी में, रिहायशी एरिया में रहते थे, इनहेल तो वही सांसें करते थे ना, वही गंदी सांसें, वही कचरा, वही धुआं, वही पॉल्यूशन वो इनहेल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जब वायु तत्व गंदा होने लगा तो मन के विचार बदलने लगे, मन में आक्रोश आने लगा, क्रोध आने लगा और आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। यानी लोगों के बीच में जो झगड़े होने शुरू हो गए थे वो लोगों के संस्कार के कारण नहीं, वहां के पॉल्यूटेड वायु के कारण से वो गंदगी शुरू हुई और लड़ाइयां आपस में शुरू हो गई। आप बड़े शहरों में जाकर अपने बच्चे को वही सिलेबस पढ़ा तो सकते हो, लेकिन ये प्रकृति कहां से दे सकते हो जो आपको यहां मिलेगी। आप देखिए भारत में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन का नाम बहुत बड़ा है। अमिताभ बच्चन आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, भारत के फिल्म इंडस्ट्री में या पूरे विश्व के फिल्म इंडस्ट्री के मानस पटल पर एक चमकते हुए सितारे की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वो सितारा मुंबई के कारण से सितारा नहीं बना। वो सितारा जाकर देहरादून में पढ़ाई करता है, नैनीताल में पढ़ाई करता है, उस प्रकृति की गोद में, उस प्रकृति की गोद में जहां पे वातावरण शुद्ध है, जहां अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी शुद्ध है। अपने आप के अंदर की शक्तियों को तराशता है, निर्माण करता है, बेहतर संस्कार बनाता है। और जब वह अपने आप को बेहतर बना लेता है, शक्तिशाली बना लेता है, तो वो मुंबई जैसे अखाड़े में, मुंबई जैसे जहां पे राजनीति, कूटनीति और हर तरह की सही और गलत नीतियां चलती है, उसमें जाता है तो सुपरस्टार बनकर स्थापित हो जाता है। आपको पता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी पढ़ाई कहां से हुई थी? देहरादून से। पांडव 5 थे, 100 कौरवों को हराया, जिसके साथ श्री कृष्ण थे। वो पांडवों की पढ़ाई हस्तिनापुर दिल्ली में नहीं होती है, उन पांडवों की पढ़ाई द्रोणाचार्य के देहरादून में होती है, जंगल के क्षेत्रों में होती है। उन जंगली क्षेत्रों में वो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं प्रकृति, क्योंकि आपके बच्चे जब छोटे हैं ना, उसी समय सबसे ज्यादा बच्चे सांसें लेते हैं, और जितनी ज्यादा प्योर ऑक्सीजन बच्चों के फेफड़े में जाएगी उतना ही बेहतर ऑर्गन्स उनके होंगे। उनका लीवर, उनकी किडनी, उनके गॉल ब्लैडर, उनके न्यूरॉन्स, उनके ब्रेन की धमनियां, उनके ब्लड में बहता हुआ हीमोग्लोबिन, ये सब का काउंट बेहतर हो जाता है जब प्रकृति शुद्ध होती है। सिलेबस एक हो सकता है लेकिन प्रकृति एक नहीं हो सकती है। आपको सबको पता है ना दूध की कीमत कितनी होती है? दूध की कीमत कितनी होती है पता है ना आपको? दूध की लाइफ कितनी होती है? अगर फ्रिज में नहीं रखोगे तो दूध कितने दिन बचा कर रख पाओगे आप? 1 दिन, 2 दिन, बहुत बार बार खौलाओगे तो हो सकता है 4 दिन रख लोगे, लेकिन छोड़ दोगे तो दूध की लाइफ खत्म हो जाएगी, दूध फट जाएगा। लेकिन उसी दूध में से अमृत भी निकलता है, और उस अमृत को घी कहते हैं,
उसी दूध में से मरण धर्मा दूध में से अमृत निकलता है जिसे घी कहते हैं। और घी की लाइफ कितनी होती है, घी की कीमत कितनी होती है। दूध आज 40 रुपया 50 रुपया लीटर मिल रहा है, लेकिन घी की कीमत 1000 2000, ऑनलाइन मैंने 4000 प्योर घी भी देखा है। आखिर क्या हो गया ऐसा कि 40 रुपए की कीमत बढ़ के चली गई है 4000 रुपए किलो। वो बीच की जो प्रक्रिया है ना, वो दूध से लेकर घी के बीच की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दूध से दही जमाते हैं और दही से फिर मक्खन निकालते हैं, फिर उसे उस मक्खन को उबालते हैं, तब जाकर घी निकलता है। और घी की लाइफ ऐसी होती है कि राजस्थान के एक शिव मंदिर में कुछ घड़े मिले हैं, उस घड़ों के ऊपर जो शताब्दी लिखी गई है उन सभी घड़ों में घी भरा हुआ है। और जो शताब्दी लिखी गई है यानी घी की उम्र है 500 साल, 500 ईयर्स। 500 साल से घी सुरक्षित है राजस्थान का। आप सोचिए, जो 5 दिन दूध नहीं रह सकता है वो 500 साल उसी में से घी निकल रहा है, अमृत निकला ना। और घी जितना पुराना होता है उतना ही कोई वैद्य और चिकित्सक कहता है उतना ही बहुमूल्य औषधि बनते चला जाता है। यही प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से आप सभी को अपने बच्चे को गुजारना पड़ेगा। आपका जो बच्चा है ना वो दूध की तरह है, वो नाजुक है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, बहुत जल्दी विकृत हो सकता है, दूध की तरफ फट सकता है। लेकिन उस बच्चे को अगर आपने तरासा, अब ये जो तरासने का काम है ना, याद रखिएगा, फोर्ड जो कार है ना, फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतर कार बनाने वाली कंपनी पहली बार में आई थी दुनिया में। फोर्ड कंपनी का जो मालिक था ना वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो दुनिया का बेहतरीन कार बनाता था। 8 सिलेंडर का कार वो पहली बार फोर्ड कंपनी ने दुनिया को दिया था, पहली 8 सिलेंडर कार। फोर्ड कंपनी के मालिक से किसी ने पूछा कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप इतने बड़े बड़े और इतने उत्कृष्ट क्वालिटी के कार कैसे बना लेते हो, इतनी शानदार कंपनी कैसे चला लेते हो। उन्होंने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट रहते हैं। मैं एक्सपर्ट की सेवा लेता हूँ और उनकी सेवा और उनके परामर्श के अनुसार से मैं अपनी कंपनी को चलाता हूँ, और वो बड़ी बड़ी बातें हमें बताते हैं, मैं पालन करता हूँ और मैं भी बड़ा बन जाता हूँ, मैं भी बड़ा बन जाता हूं। याद रखिएगा सभी अभिभावक, आप अपने क्षेत्र के होंगे महान, आप होंगे बहुत एक्सपर्ट अपने क्षेत्र में, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को दिया है इस स्कूल में, तो इस स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो संस्थापक हैं, अनुभव कृष्ण जी, अनुज जी, अनूप जी, ये लोग इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। आप एक्सपर्ट की राय जरूर मानना, क्योंकि आप रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में अच्छे हो सकते हैं। ये 24 घंटे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए 24 घंटे ये शोध कर रहे हैं कि आपका बच्चा कैसा, उनका स्टूडेंट कैसे बेहतर बन जाए। इसलिए एक्सपर्ट की राय माननी चाहिए। कुछ माता पिता जिनके बच्चे अचानक से 6 महीने 1 साल की मेहनत में अच्छे हो जाते हैं, तो कई बार माता पिता आकर कहते हैं कि हमारे बच्चे का जो क्लास 5th है उसको जंप करा के सीधा 7th में करा दीजिए, 7th में है तो 8th में करा दीजिए, यानी कि जंप कराने वाली बात। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि बच्चों की जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी ना, तो निश्चित तौर से सर्टिफिकेट तो मिलेगा उसको, लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो ये बच्चे जब जीवन के संग्राम में उतरेंगे ना, तो समस्याएं जब आएंगी तो जल्दी ये बच्चे डगमगा नहीं पाएंगे, कमज़ोर नहीं हो पाएंगे। इसलिए जड़ों का मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए ही अनुभव कृष्ण जैसे लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास में ऐसी विचारधारा और इस विचारधारा पे सोच होनी चाहिए कि बेहतरीन शिक्षा कैसे हो जाए। मैं प्रबंधक जी और सभी यहाँ के गुरुजन हैं, मैं उन सब से विनती करता हूँ कि एक समावेश बनाया जाए। इस क्षेत्र के सभी स्कूल के जो भी प्रधानाचार्य प्रबंधक हैं इस क्षेत्र में, मैं आप सब से यही प्रार्थना करता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ वो प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा को भी जोड़ा जाए। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन आपको साइंस तो पढ़ाता है, लेकिन जो गुरुकुल की जो शिक्षा है वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। बेहतर इंसान जिसके अंदर आत्म स्वाभिमान है,
दूसरे के लिए प्रेम है, दूसरे के लिए संवेदना है, जो अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचता वो समाज के बारे में भी सोचता है, वो सिर्फ अपने कल्याण नहीं वो सबके कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसा विचार, ऐसी सोच अगर कोई रखेगा तो निश्चित तौर से भारत को सिर्फ अच्छे छात्र नहीं मिलेंगे, भारत को अच्छे नागरिक मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे प्रबंधक बैठे होंगे जो दूसरे स्कूलों को भी चला रहे होंगे। आप सबका योगदान, आप जो इस क्षेत्र में कर रहे हैं या जिस किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं तो शिक्षा तो शहरों में दी जाती है, आप दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि दीक्षा का मतलब होता है जो दक्षता को विकसित कर दे वही दीक्षा होती है। आप अपने बच्चों की दक्षता बढ़ा रहे हैं। इसलिए पहले के गुरुकुलों में शिक्षा तो देते थे लेकिन शुरुआत में दक्षता बढ़ा दिया करते थे। यानी दक्षता का मतलब होता है सबसे पहले बच्चे को फिजिकली स्ट्रांग बनाना। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में फिजिकल स्ट्रांगनेस बच्चे में नहीं आ सकती है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं आ सकती है। तो प्योर इन्वायरमेंट सबसे पहले जरूरी है बेहतर स्ट्रांग शरीर के होने के लिए। बेहतर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन होना जरूरी है मेंटल एनर्जी बढ़ाने के लिए। और आपको पता है किसी बच्चे की याददाश्त सबसे ज्यादा होती है उसके अंदर जितनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते चली जाती है, यानी प्योर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते चली जाती है। आज के समय में वर्तमान स्थिति को आप देख लो, हाईली एजुकेटेड देशों में, बहुत अमीर देशों में अमेरिका का नाम आ रहा है, जापान का नाम आ रहा है, यूरोपियन देशों का नाम आता है। लेकिन सच्चाई देखो, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में बहुत सारे घर ऐसे भी हैं, यहाँ भारत में लोग कार रखते हैं अपने घरों में, अमेरिका के बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ प्रत्येक घर में एक हवाई जहाज है, निजी अपना खुद का हवाई जहाज है। लेकिन स्थिति क्या है, जो देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, जो जापान दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में जिसकी गिनती होती है, चीन जो कहते हैं कि भारत से 200 साल आगे है चीन, लोग कहते हैं, पता नहीं कौन से ग्राउंड से और किस ग्राफ से कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं मीडिया के लोग, अक्सर मैं उसी को कह रहा हूं कि वो कहते हैं 200 साल आगे है हमसे चीन। आज उस अमेरिका, उस चीन, उस जापान की हालत आप देख लो, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट जापान की है। चीन की हालत ऐसी है कि बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो बनी हुई है, जहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पे वो बनाने वाले, घर को बनाने वाले जो मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं ना, उन अपनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के चारों तरफ जाले लगा कर रखते हैं, नेट लगा कर रखते हैं। पता है वो नेट क्यों लगाया जाता है चारों तरफ से? क्योंकि पता नहीं, लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, लोग मानसिक रूप से इतने दुखी हैं, इतने तनाव में हैं कि कब कोई एम्प्लॉय काम करते करते अचानक से ऊपर की मंजिल पे जाएगा, छलांग लगा लेगा, अगर नीचे गिर के मर गया तो एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के चारों तरफ नेट लगाए गए हैं ताकि गिरेगा तो नेट में गिरेगा, जख्मी होगा, मरेगा तो नहीं कम से कम। आप स्थिति देख लो, आज अमेरिका की स्थिति है लगभग 33% लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं। वहां पे जहां इतनी अमीरी है, जहां इतनी शिक्षा है, वहां इतना मानसिक रोग क्यों बढ़ते चला जा रहा है? आप देखो ना, बेंगलोर की अभी हालत हुई ना, अभी एक लड़का, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, उस लड़के का क्या नाम था, अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो एआई का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, लाख रुपए के ऊपर के आसपास उसकी सैलरी है, हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास कभी भी काम की कमी नहीं होती। पत्नी से लड़ाई होता है, थोड़े केस मुकदमे चलते हैं, वो नौजवान लड़का 30-35 साल का लड़का आत्महत्या कर लेता है अपने कमरे में मर के। यानी बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं कि मन इतना कमजोर होते चला जा रहा है। कहते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर फिजिकल स्ट्रांगनेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है और स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड नहीं है, तो फिर कभी भी आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, बहुत अच्छी कमाई कर लेगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आ जाएगी तो आत्महत्या कर लेगा। क्या हम चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे, इतने कमजोर बच्चे हमारे भी हो जाएं? अब जिंदगी में क्या है,
कि आप अगर अभिभावक हैं तो ये गारंटी आप अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकते कि उस बच्चे के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या आप कोई गारंटी दे सकते हो कि बेटा तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा? माताएं दे सकती हैं आप, ये गारंटी कभी कोई किसी बच्चे को आप नहीं दे सकते हो। कष्ट तो आ सकता है, किस तरह के कष्ट आएंगे कुछ पता नहीं है। आज के समय में अपने बच्चे को बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन इस दौर में आपके बच्चे को बचा लेना भी सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। आज 50 संसाधन उपलब्ध हैं आपके बच्चे को बिगाड़ने के लिए। आपको पता है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम से मोरल एजुकेशन लगभग माइनस हो चुका है। ये धारणा बदलनी पड़ेगी हम सभी भारतीयों को कि जो बाहर है वही सबसे अच्छा है। कभी नालंदा विश्वविद्यालय था ना हमारे क्षेत्र में, और नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के बड़े बड़े विद्वान उस विद्यालय में आकर देश विदेश से पढ़ा करते थे। यानी इस धरती को, जो बहुत ऊर्जावान धरती है, इस धरती को पुनः जागृत करने की स्थिति में हमको सबको लाने की जरूरत है।